Students, today we will read Ruling the Countryside, and this is the chapter 3 in history. In this chapter, we will read about the East India Company and how East India Company to rule over the country from the 1765. And when East India Company won the Battle of Plassey, and after that, the interference of East India Company to be increased in the administration of our country. The company becomes the Diwan. On 12th August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses, but in the painting above, the event is shown as a majestic occasion. Taking place in a grand setting, the painter was commissioned by Clive to record the memorable events to Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. And you can see figure number 1. And in this figure, Robert Clive accepting the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from the Mughal ruler in 1765. And in the year of 1765, that time the Mughal ruler was Shah Alam Dutiya. When the East India Company got the Diwani from the Shah Alam Dutiya, and he was the Mughal emperor on 12th August 1765. 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान जो है नियुक्त कर दिया था। ये जो एक्चुअल इवेंट था, इसमें रॉबर्ट क्लाइव्स के टेंट का एक दृश्य जो है, जो कि आप फिगर नंबर 1 में देख रहे हैं, इसमें कुछ अंग्रेज़ हैं और कुछ भारतीय इसके गवाह बने। जो ऊपर पेंटिंग आपको दिख रहा है फिगर नंबर 1 में, ठीक है ना। ये जो इवेंट था, इस इवेंट में एक मजेस्टिक ओकेज़न को दिखाया गया है और इसका एक बहुत ही शानदार जो सेटिंग किया है, इसमें इस पेंटर ने, जिस पेंटर को क्लाइव के द्वारा कमीशन किया गया था और उसको रिकॉर्ड्स को रखने के लिए उसको कमीशन दिया गया था, और उस प्रकार के मेमोरेबल इवेंट्स जो क्लाइव के जीवन से जुड़े हुए थे। तो दीवानी जो थी, जब अंग्रेज़ों को मिल गई मुग़ल बादशाह से, क्योंकि उस समय शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह था, और 1765 में जो है उनको बंगाल की दीवानी मिली। बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी अंग्रेज़ों को दे दी गई थी। जब बैटल ऑफ बक्सर का जब रिज़ल्ट आया 1764 में, तो उसमें जो है मुग़ल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, इन सब की हार हुई थी, और उसके बाद जो है उन्हें दीवानी मिल गई थी। जैसे ही अंग्रेज़ दीवान बने बंगाल के, तो कंपनी का जो मुख्य फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने जो है पूर्ण रूप से उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब जो है अंग्रेज़ वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी सोचने लगे थे, और उन्होंने लैंड को ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ से उन्हें रेवेन्यू रिसोर्सेस मिलता था, उन्हें राजस्व प्राप्त होता था। ये सब कुछ हुआ, और जो सफिशिएंट जो रेवेन्यू उनको प्राप्त होता था, क्योंकि कंपनी के जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, तो उन खर्चों को नियंत्रित करने के लिए अब उन्हें जो है बंगाल से रेवेन्यू प्राप्त होने लगा था। एक जो ट्रेडिंग कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, अब उसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना इंटरफेरेंस क्रिएट कर लिया था, और बंगाल की दीवानी प्राप्त करके एक ये संदेश दिया था कि कहीं ना कहीं अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल की सत्ता में भी हस्तक्षेप हो गया था। उसके बाद उन्होंने जो है, जो नए प्रोडक्ट्स की नीड होती थी, तो उस पैसे से जो नए रेवेन्यू प्राप्त होता था, उससे उन प्रोडक्ट्स को वो खरीदते थे और उन्हें बेचते थे, जिसकी उन्हें आवश्यकता होती थी। Over the years, the company also learned that it had to move with some caution, being an aligned power. It needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated.
ओवर द ईयर्स जो कंपनी ने सीखा कि किस प्रकार से उन्हें मूव करना है और कौन सी सावधानियां बरतनी हैं जिससे कि वो अपनी पावर को, अपनी शक्ति को बढ़ा सकें। और उसके लिए आवश्यकता थी कि उन्हें अपने पास्ट से सीखना था और जो ग्रामीण जो क्षेत्र से वहाँ शासन करना था। तो उन्होंने उनको जो सत्ता मिली, उनको जो अथॉरिटी मिली, उसको उन्होंने एंजॉय किया। और इसके अलावा जो लोकल जो पावर्स थी उनको उनके द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। लेकिन अभी भी क्या है कि वो उनको पूर्ण रूप से एलिमिनेट करना चाहते थे कि अब इनको हम किस प्रकार से जो है पावर से एलिमिनेट कर सकें, हटा सकें। हाउ वॉज दिस टू बी डन, और ये सब कैसे हुआ था। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने कैसे जो है देहात क्षेत्रों में कॉलोनाइजेशन किया और रेवेन्यू रिसोर्सेज को संगठित किया और लोगों के अधिकारों को रीडिफाइन किया, ठीक है, और किस प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाएंगी। अब जो अंग्रेज चाहते थे उस कि जो है इन्हीं फसलों की खेती हो, तो इस प्रकार की जो है फसलों का उगाने का उन्होंने एक तरीके से जो है आदेश जारी भी किया। नाउ रेवेन्यू फॉर द कंपनी के लिए जो राजस्व आता था कि जैसे ही कंपनी को बंगाल की और बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई तो उन्होंने देखा, क्योंकि शुरुआत में तो वो एक व्यापारी के रूप में ही भारत में आए थे, लेकिन अब उनका बहुत बड़े रेवेन्यू सिस्टम पर जहाँ से उनको इनकम क्रिएट होता था उस पर उनका अधिकार हो गया था और वहाँ से उनको एक रेगुलर इनकम प्राप्त होता था। और ये उनका जो प्रयास था कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से जो है उसमें और बढ़ोतरी की जा सकती है, तो उसके लिए उन्होंने अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क के कपड़े जो है वो खरीदते थे सस्ते रेटों पर जितना पॉसिबल हो सकता था। और करीब 5 वर्षों के दौरान उन्होंने जो वैल्यू ऑफ गुड्स था कंपनी ने, वो है बंगाल के अंदर जो भी उन्होंने सामान खरीदा था अब वो उसकी जो है प्राइसेस क्या हो गया, डबल हो गया था। 1865 से पहले कंपनी ने जो है जो सामान भारत में जो खरीदा था उसे वो इंपोर्ट करते थे गोल्ड और सिल्वर के रूप में। जो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आता था उसके बदले में जो है वो यहाँ से बहुत सारा जो माल है वो एक्सपोर्ट किया करते थे। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था बंगाल में अब वो उनका एक फाइनेंशियल पर्पस बन गया था सामान के लिए जो यहाँ से उनको वो एक्सपोर्ट करना होता था ब्रिटेन के लिए। जल्द ही क्या ये साफ़ हो गया था कि बंगाल की जो इकोनॉमी है जो एक बहुत ही डीप क्राइसिस फेस कर रही थी। जैसे कलाकार थे, आर्टिसंस थे जो गांव में रहते थे, तो उस समय उन्होंने बहुत कई प्रकार की समस्याओं का सामना किया था। तो उनको काफ़ी फोर्स किया गया था कि वो अपना माल जो है वो कंपनी को बेचें, कम कीमत पर बेचें। और जो किसान काश्तकार थे अब वो काफ़ी असमर्थ थे, जिनके ऊपर काफ़ी जो है रेवेन्यूज़ के ड्यूज़ बकाया होते थे उनको पे करने में, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही थी लगातार अंग्रेज़ों की। तो आर्टिसनल जो प्रोडक्शन होता था उसका पतन हो रहा था। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो था वो एक तरीके से ढह चुका था। और 1770 से अगर हम देखें तो उस समय जो है बंगाल के अंदर एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा और उसमें करीब 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। करीब 1 करोड़ लोग उसमें मारे गए थे। तो ये करीब 1/3 जो जनसंख्या था, पॉपुलेशन का 1/3 जो हिस्सा था वो लगभग साफ हो चुका था। अब हम चर्चा करेंगे द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की आवश्यकता क्यों थी। तो इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है चार्ल्स कॉर्नवालिस का, एंड ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एंड he was introduced the permanent settlement, and he was the governor general of India and his name was Charles Cornwallis. If the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. कि कंपनी को ऐसा लगता था कि एग्रीकल्चर को हम कैसे अब इम्प्रूव करें। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए उनको आवश्यकता थी कि उन्हें रेवेन्यू चाहिए था और वो रेवेन्यू इनकम उनको कैसे प्राप्त हो। तो बहुत सारे जो कंपनी के जो अधिकारी थे उनको ऐसा लगता था कि हम अगर लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, भूमि के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करें तो कृषि क्षेत्र को इम्प्रूव किया जा सकता है। हाउ वॉज दिस
टू बी डन। ये कैसे संभव हुआ था? तो आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। करीब 2 दशक की बहस के बाद जो है कंपनी ने फाइनली जो है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। बाई द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदास वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदास। जो टर्म है सेटलमेंट, इसको हम बंदोबस्त जैसे बोलते हैं ना, तो इसमें जो राजा थे या जो तालुकदार होते थे उनको अब जमींदार माना जाने लगा। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब वो उनसे जो है रेंट वसूल करते थे किसानों से और कंपनी को वो रेवेन्यू के रूप में पे करते थे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। और जो पेड अमाउंट था अब उसको फिक्स कर दिया गया था स्थायी रूप से। दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। और ये भी तय किया गया था कि भविष्य में इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट would not be increased, the जमींदार would benefit from increased production from the land। जैसा मैंने आपको बताया कि परमानेंट सेटलमेंट जो था, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम किस प्रकार से कृषि क्षेत्र को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र को इम्प्रूव करने के लिए जो लोकल राजा होते थे, जो तालुकदार होते थे, उनको ज़मींदार बनाया गया और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वही जो है किसानों से टैक्स वसूल करेंगे, है ना, जिसको लैंड टैक्स जैसे बोलते थे, वसूल करेंगे। और वो परमानेंट था, मतलब उनको फिक्स कर दिया था कि इतना ही टैक्स सबको देना है और भविष्य में उसको इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी महसूस किया गया था कि जो रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू है वो कंपनी के लिए आता रहे, जिससे कि जो जमींदार थे उन्होंने भूमि के अंदर भूमि को इम्प्रूव करने के लिए उसमें काफ़ी इन्वेस्ट भी किया था, ठीक है। और रेवेन्यू डिमांड जब बढ़ने लगी स्टेट की तो बाद में वो इंक्रीज़ नहीं हुई, क्योंकि स्टेट के लिए तो उन्होंने फिक्स कर दिया था, तो स्टेट का जो हिस्सा होता था वो उसे मिलता था। लेकिन जो जमींदार थे वो ज़्यादा किसानों से वसूल किया करते थे, ठीक है ना। तो ज़मींदारों को उसका फ़ायदा होने लगा, प्रोडक्शन भी बढ़ा और लैंड का भी इम्प्रूवमेंट हुआ, लैंड का भी इम्प्रूवमेंट हुआ था उस समय। अब प्रॉब्लम्स क्या थी उस समय? द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। अब जब परमानेंट सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई? तो जो कंपनी के अधिकारी थे जल्दी उन्होंने खोज निकाला कि जो जमींदार हैं वो क्या है, लैंड को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो रेवेन्यू था जो कि फिक्स था, है ना, जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था परमानेंट सेटल के अंतर्गत, द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था कंपनी के द्वारा वो बहुत ज़्यादा था, तो जमींदारों को लगा कि इसको पे करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो कई लोग उसमें क्या है पे करने में विफल रहे और उन्होंने अपनी ज़मींदारियाँ गंवा दी। तो जो न्यूमरस कुछ जो ज़मींदारियाँ थीं उनको बेचा भी गया ऑक्शंस के द्वारा, और जो ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था वो कंपनी के द्वारा किया गया था। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th century द सिचुएशन चेंज्ड। The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. This meant an increase in the income of the zamindars, but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently. 19वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान जो है परिस्थितियों में बदलाव आया, ठीक है। और जो प्राइसेस थे मार्केट में वो बढ़े और जो कल्टीवेशन था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इनकम थी वो बढ़ रही थी ज़मींदारों की, लेकिन उनको कोई उसका प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। तो कंपनी ने जो रेवेन्यू कंपनी के द्वारा बढ़ाया गया था, क्योंकि उसकी डिमांड्स बढ़ रही थी, जो पहले से उसने क्या किया था फिक्स किया था, अब उसको उन्हें बढ़ाना पड़ा। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन
improving the land. Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment as long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent. They were not interested in improving the land. अब क्या हुआ कि जो जमींदार थे अब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, किसमें, कि लैंड को इम्प्रूव करने में। तो कुछ ने अपनी ज़मीनें गंवा दी थी और प्रारंभिक वर्षों में जो सेटलमेंट हुआ था तो अन्यों ने भी वहाँ देखा कि जो अर्निंग की जो पॉसिबिलिटी थी वो बिना किसी मुसीबत के और रिस्क के इन्वेस्टमेंट हो, है ना, ऐसा उनका मानना था। जैसे ही जो ज़मींदार हैं उन्होंने अपनी भूमियाँ क्या कर दी, किराए पर दे दी, है ना, और किराए पर दे करके, क्योंकि वो भूमियों को ना तो इम्प्रूव करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और ना ही उनको इम्प्रूव करना चाहते थे। तो अब क्या हुआ कि वो जो है उन्होंने अपनी ज़मीनें जो हैं वो किराए पर दे दी। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव. द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर. To pay the rent, he had to often take a loan from the money lender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. अन्य शब्दों में देखें या अन्य तरीके से अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो गांव में जो कल्टीवेटर्स पाए जाते थे वो काफ़ी जो है उनको दबाया जा रहा था, क्योंकि रेंट उनसे पे किया, जो है रेंट पे उन्होंने ज़मीनें ली थी और उसको उन्हें पे करना होता था ज़मींदार को, वो काफ़ी ज़्यादा होता था, ठीक है ना। तो उनके ज़मीनों पर जो अधिकार थे वो क्या थे, असुरक्षित थे, और भूमि पर जो किराए पर उन्होंने जो भूमि ली थी उसके लिए उन्हें पे करना पड़ता था, और जब वो पे नहीं कर पाते थे तो वो क्या है, लोकल जो साहूकार होते थे उनसे उन्हें लोन लेना पड़ता था और उसे भी पे करने में वो विफल साबित होते थे, जिसके कारण क्या है कि जो भूमि होती थी वो आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार से तैयार हो सके उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड. अब एक नए सिस्टम का जो है उदय हुआ, एक नया सिस्टम जो है उसको डिवाइस किया गया था और ये किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास फ्रॉम 1890 टू 1826 and that system name was Mahalwadi system. Okay, so you know about Mahalwadi system, tomorrow we will read. Okay.